साथ? देखिए, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो 2013 को ख़त्म हुए थे। उनके एक्सपायर होने के बाद में मुझे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। तो मुझे किसी का सहारा नहीं था, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपना सहारा दिया कि हम तेरे साथ हैं, और उन्होंने साथ रहने का हवाला देते हुए फिर एक हमने सूरत में किराए से मकान ले लिया था। उस किराए के मकान में मैं रहने लगी। मेरे साथ में मेरा भाई जितेंद्र और उसकी पत्नी मिनी अग्रवाल दोनों बच्चों के साथ मेरे साथ रहने लगी। मेरे पास पुश्तैनी मेरा जेवर मिला था बंटवारे में ससुराल से, सोना चांदी, वो मेरे पास रखा हुआ था उस समय। तो मेरी माताजी और पिताजी ने मुझसे कहा कि बतौर सुरक्षा तू सोने चांदी को हमारे पास रख दे, बाद में जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुझे वो सोना चांदी वापस दे देंगे। मैंने माँ बाप पे विश्वास किया, क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि ससुराल वालों ने निकाल दिया था। तो बेटी को माँ पे और बाप पे ही विश्वास होता है, तो मैंने उनको अपने सोना चांदी दे दिया। उसके बाद में मैंने 1 साल में एक प्लॉट ख़रीदा, उस पर एक मकान बनाया। अब उसकी रजिस्ट्री की जब बात आई, तो मैं जब रजिस्ट्री करा रही थी तो मेरी माताजी और मेरे पिताजी ने मेरे को ये बोला कि रजिस्ट्री है ना, आप अपने नाम मत करवाओ बेटा, क्योंकि है ना इसमें ससुराल वाले तुमसे हिस्सा मांगेंगे। क्योंकि बंटवारे को लेकर ससुराल वालों से मेरा पहले ही द्वंद्व चल रहा था। तो ऐसा कर, तू इसको भैया भाभी के नाम करवा दे। तो मैंने वो रजिस्ट्री भैया भाभी के नाम विश्वास पे करवा दी। इसके एवज़ में मेरे पिताजी ने मुझे एक 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के भी दिया था कि जब मेरे बच्चे बालिग हो जाएंगे तो मैं इस मकान को, इस प्लॉट को मेरे चारों बच्चों से दान पत्र करवा दूँगा। तो उन्होंने मुझे वो स्टाम्प लिख के दे दिया। मैंने वो स्टाम्प रख लिया। ऐसे करके 3-4 साल 5 साल हो गए। वो 5 साल मेरे साथ रहे भैया भाभी, फिर उसी मकान में जिसमें मैं अब निवास कर रही हूँ। फिर मेरा भाई फील्ड का भी काम करता था। मेरा पेट्रोल पंप है सूरत में, तो मेरा भाई उसमें फील्ड का काम करता था। तो मुझे जब पता लगा कि उन्होंने मेरे पंप पे पैसों का हेर फेर किया है, उनकी बदनीयत आ गई है, तो मैंने मेरे पिताजी को बोला कि मैं अब खुद सक्षम हूँ, अपना पेट्रोल पंप खुद संभाल सकती हूँ, आप इनको यहाँ से बुला लो। तो मैंने उनको मेरे घर से निकाल दिया। अब उनको निकालने के बाद जब मैंने उनसे मेरा जेवर और मेरा मकान मांगा, तो उन्होंने मेरे को जेवर के लिए बोला कि हम दे देंगे। ऐसे करके वो मुझे पिछले 6-7 साल से टालते रहे। अब मैंने 1 महीने पहले उनसे कहा कि मेरे बच्चे भी बालिग हो चुके हैं, पापा आप है ना मेरे दान पत्र करवा दीजिए, मेरे मकान को और मेरे जेवर को दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। तो उन्होंने मेरे घर आके, मेरी माँ लज्जा रानी अग्रवाल जो कि बीजेपी की महिला जिला मोर्चा अध्यक्ष है, मेरे पिताजी मोहनलाल अग्रवाल जो कि समाज के कार्यकर्ता हैं, मेरे तीनों भाई अमित अग्रवाल, गोल्डी अग्रवाल, जितेंद्र अग्रवाल, मेरी भाभी मिनी अग्रवाल और मेरा भतीजा वंश अग्रवाल, ये सब मेरे घर आते हैं। मेरे घर आके मुझे और मेरे बेटे को धमकी देते हैं, चाहे जैसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे मामा नहीं हैं, हम मर गए और तुम हमारे लिए मर गए, हम तेरे नाना नानी नहीं हैं, और अपनी बीजेपी सरकार का हवाला दिया कि सरकार हमारी है, तू क्या कर लेगी, अगर तू हम तेरे को ना तो मकान देंगे और ना हम तेरे को जेवर देंगे, ऐसे कह के वो वहाँ से निकल गए। फिर उन्होंने 7 दिन बाद मुझे पुरुषोत्तम जी वकील उनके हैं, उनके हाथ उन्होंने नोटिस भिजवा दिया कि मकान को 7 दिन के अंदर खाली करें। तो मैंने फिर अपने वकील साहब से राय ली, तो वकील साहब ने मेरे को बोला कि आप FIR दर्ज कराओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं सूरत थाना में FIR दर्ज कराने भी गई थी, लेकिन CI साहब ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया, बोले कि नहीं ये सिविल का है, हम नहीं करेंगे। तो मैं कोर्ट से इस्तीगासा मैंने करवाया, उसके ज़रिए फिर मैंने कहा FIR अब दर्ज कीजिए, मेरा इस्तीगासा आ गया है। 4 दिन तक मुझे पुलिस वाले बुलाते रहे, CI साहब सूरत थाने से आनाकानी करते रहे, उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर मैंने एडिशनल SP साहब को फ़ोन किया कि सर ऐसी बात है, मेरा इस्तीगासा आ गया है और ये लोग मेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। तब उनके कहने पे CI साहब ने मेरा मुकदमा दर्ज किया, उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज कर लिया और अब वो मेरे साथ अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे बयान वगैरह सब हो चुके हैं। और मैं अब आप लोगों से बस एक विनती करना चाहती हूँ कि पुलिस तो मेरा सहयोग कर ही रही है, लेकिन मैं समाज के लोगों से भी, अग्रवाल समाज के लोगों से भी विनती करना चाहती हूँ कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, इसी गांव की, इसी धरोहर की बेटी हूँ और मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है।
आप सब मेरे पिता बनकर मेरे एक आप सब मतलब मुझ पे दया करें और मेरी मदद करें, कैसे भी करके मुझे न्याय दिलवाएं। और प्रशासन से, जनता से और जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सब से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो संपत्ति मैंने मेरी मेहनत और ईमानदारी से मेरे पति के जाने के बाद पिछले 14 साल से खून पसीना करके कमाई, वो संपत्ति मेरे माँ बाप मुझसे हड़प रहे हैं और हड़प ली है, वो मुझे वापस दिलवाएं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नैतिक रूप से मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं जैसे कहीं जाती हूँ तो कई बार रास्ते में कोई मुझे धमकी भी दे देता है कि ना तुम FIR को वापस ले लो, लेकिन उस समय क्या है कि मेरा फ़ोन पर्स में रहता है तो मैं उसकी ना तो फ़ोटो खींच पाती हूँ और वो चला जाता है। और कई बार तो अननोन नंबरों से भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि ऐसे तुम ऐसे मत करो, FIR को वापस ले लो, तुम जानती नहीं हो हमारी BJP की सरकार है और तुमने ये सब क्यों किया है, कोई माँ के साथ ऐसा करता है क्या। इस तरीके से मुझ पे मतलब दबाव डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना, ये लोग या कोई और, मैं नहीं कहती कि यही हो, मुझे मतलब मारने की कोशिश नहीं की जा रही हो। मैं तो एक सुरक्षा चाहती हूँ कि मुझे मतलब सुरक्षा मिले, मुझ पे ये दबाव नहीं डाला जाए। आपकी मम्मी भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष में, महिला मोर्चा की, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर भी आ रहे हैं क्या, या आपने कहीं और न्याय की गुहार लगाई है, पार्टी के लोगों से कहा है? देखिए, राजनीतिक प्रेशर तो है ही। अगर राजनीतिक प्रेशर नहीं होता तो जब मैं फर्स्ट टाइम मैं गई थी सूरत थाना में FIR दर्ज कराने, तो मेरा मुकदमा तभी दर्ज हो जाना चाहिए था। इस्तगासा की ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर इस्तगासा भी पहुंच गया तो वो भी आप एडिशनल SP साहब के फ़ोन करने के बाद में वो दर्ज हुआ है। तो ये एक राजनीतिक पावर ही तो है, क्योंकि वो उनके पास पद है, वो उसका फ़ायदा उठा रही हैं। मैं तो एक मामूली सी सामान्य सी एक सदस्य हूँ BJP की, तो इस वजह से वो उसका फ़ायदा उठा रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी आप कोई निवेदन करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल उनसे निवेदन करना चाहूँगी। मेरी उनसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पति भी नहीं है, मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे ससुराल का भी सहारा नहीं है। ससुराल वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, उनसे भी मेरा केस चल रहा है। मैं हर तरीके से परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। अब आसमान से पकड़ते नहीं है, हर जगह पर तुम पे घूम तो तेरे पास है ना पूरा पैसा, जब तो नीचे को कर्जा, जब तो ये खर्चा नहीं, हम तो अच्छा लेंगे, हम तो हर साल से कह रहे थे 1 लाख करके दे, 1 लाख करके दे, 1 लाख 2 लाख करके दे, हाँ यादी का लग रहा है ऐसा तो कह देते हैं ना, खाते का कैसे आप करते हैं, अरे कौन खाते देना कैसे ना पैसे पैसे दे दिया तेरे जगरिए का भी कर दिए वहां से मरे तो नहीं तो भी सामान करने दिया तो लड़ियो हां 15 दिन एंजॉय करो, मकान को जा रहा हूं या सोना करूं या नहीं तो नेक्स्ट मेरा कोई दिक्कत कर करो मकान कैसे दे भी रखेंगे और भी तो फोन नंबर देगा ये कहीं तो है और जो नहीं दूंगा जाके पट्टी लाऊंगा किसी को बेचो ये मात्र वही की वीडियो बनाऊंगा एक सामान की सर आप ज्यादा मत भगवान करे ये तो बनाइए 30 लाख 25 लाख दूरियों का करेंगे और यहाँ बना लीजिए दिखा दीजिए हाँ देखा जाती हूँ तो माता को जिससे निकले हो ना अरुण से आप देखने के करने उधर मना करेगी सब करेंगे मैं तो रोड पे रह लूंगी रास्ता में ठीक है तुम्हारी डेरी पर तो नहीं आऊंगी अरे हम तेरी डेरी पर नहीं आए हम कर जाएगा तो बताइए मैं बाबू बाबा आज से रह लूंगी आप रह ले बेच दो मकान हम तो बनेंगे भैया मशीन आगे वापस कल आगे कैसे वापस रिकॉर्डिंग देखना जो कुछ करना आगे तक रिकॉर्डिंग देख ले शाम को आ गया वो कल आगे का अगला योग्य ना कैसे मतलब मुझे
4-5 मिनट चुके हो तो तुमने क्या को चलो होते हो चलो और जरा तो चुप होते ना आप बताना कोई चलो तो कितनी बार बोला नहीं है हम तो चलेगा तो सवाल पर जगह में दिया कौन दे समझिए आप कौन दे देखो धीरे से चलेगा ऐसा मत भगा दिया ले आया हाल बहुत चीज चला रहा है रे उसको समझ लो क्या है ऐसी बात नहीं है उनका तो पूरा होगा ब्याज में माता आपको बोल रहे रिक्शा दे दे वो जब नाम जब जब